बार आप लोग कंटेंट लिखो, राइट ऑन कंटेंट। एमए को एंट्रेंस में बेसिकली मैं इसमें 3 पार्ट आपके लिए ये कर रहा हूँ। एक तो आपकी हो गई आईआईटी जैम, सेकेंड वन आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड वन डीएससी। इसका जो एक रफ कंटेंट है मैक्स फॉर्म का वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बाकी पर्टिकुलरली डीएससी में कोई आपकी क्लियर कट कोई कंटेंट नहीं है, आपकी बुक मेंशन है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। आईएसआई में कंटेंट मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जैम में तो बहुत ही क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। तो पहले मैं स्टैट्स का लिख देता हूँ, फिर मैथ्स का लिख देता हूँ। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले स्टैट्स का। देखिए इसमें फर्स्ट वन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने इसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है इसका। मतलब यदि आप प्रॉबिलिटी करना चाहते हो अच्छा, तो आपकी नॉलेज परमुटेशन कॉम्बिनेशन की होनी चाहिए। तो मैंने ये टॉपिक क्लियरली एनालिस्ट कर दिया आपको, ठीक है, क्लियर। देखिए सेकंड वन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैंने आपके लिए प्रोबेबिलिटी लिखी है। यदि आपकी ये स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली यहाँ स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं है, ठीक है। देखिए थर्ड वन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में आपको यूनिवेरिएट की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड बाईवेरिएट की भी। क्लियर कट लिख लीजिएगा, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट। फोर्थ वन एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। सही ढंग से लिख लीजिएगा, कोरिलेशन। नेक्स्ट फिफ्थ वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली 2 पार्ट आप डिवाइड करो, एक यूनिवेरिएट सॉरी एक डिस्क्रीट, दूसरा कॉर्डिनस। एक पार्ट आप लिखो डिस्क्रीट, दूसरा पार्ट लिखो कॉर्डिनस। डिस्क्रीट में जो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो सबसे पहले बाइनोमियल पे होनी चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड वन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन थोड़ी सी नॉलेज नेगेटिव बाइनोमियल की हो तो अच्छी बात, नेगेटिव बाइनोमियल। फोर्थ वन ज्योमेट्रिक, एंड फिफ्थ वन हाइपर ज्योमेट्रिक। ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्क्रीट के अंदर होंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी, ठीक है। ज्योमेट्रिक की भी नॉलेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। रही बात नेगेटिव बाइनोमियल, यदि आप माइनर नॉलेज गैदर कर ले दैट वुड बी मच बेटर। पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक ये रिसेंटली कोर्स में एडेड है, ठीक है, क्लियर।
तो ये ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसकी भी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट मीन वेरिएंस इन सब की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब आइए कॉर्डिनेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉन्टिन्यूस में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन नॉर्मल, एंड थर्ड वन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, क्लियर। और ये सब आपके नॉलेज मतलब आपने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, रफ आइडिया। ठीक है, यहां क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको ज्यादा रहना है। अब आइए इसके बाद आपकी टॉपिक आएगी सैम्पलिंग की, फिफ्थ पार्ट हुआ ना, सिक्स्थ वन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिख ली, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, टी एफ एंड काई स्क्वायर की नॉलेज, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एटलीस्ट कब वो डिस्ट्रीब्यूशन फिट होता है, ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो सैम्पलिंग में मैंने आपसे क्या कहा कि एक तो CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट में आपका सारा कवर हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ मोमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी कवर हो गया, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर भी उसी के अंदर आ जाएगी आपकी, तो वो आपकी होनी चाहिए नॉलेज उसकी। और उसके अलावा जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो टी, काई एंड एफ की होनी चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन आपकी सब्जेक्टिव नेचर की ज़्यादा बन सकती है, ऑब्जेक्टिव होने के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना आसान नहीं है ऑब्जेक्टिव बनाना उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जो इन जनरल क्वेश्चन नहीं के बराबर ही मिलेगा, मतलब आप पूछेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। क्लियर। तो सैम्पलिंग में ये आपकी इतनी कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब रही बात, जब आप स्टैट्स करेंगे तो साथ में इकोनोमेट्रिक्स आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, तो लिख ली इकोनोमेट्रिक्स नेक्स्ट, स्टैट्स के बाद हाँ स्टैट्स की बुक लिख लीजिएगा जो आपको रेफर करनी है, पहले रेफरेंस बुक क्लियरली लिख ली। उसके बाद एक होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय मिलर एंड मिलर, ये आप इसकी जगह डिवोर यूज कर सकते हो, लिख ली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय मिलर एंड मिलर। MILLER, ठीक है। या फिर आप डिवोर भी यूज कर सकते हो, क्लियर। इन दोनों में से कोई भी, यदि आपने मिलर एंड मिलर पढ़ना है, वैसे मिलर एंड मिलर बेटर बुक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, और नहीं तो इसकी जगह डिवोर। यदि आप एडिशनल किसी में जाना चाहते हो तो बेसिकली एक और यूज कर सकते हो जो डी स्कूल में यूज की जाती है, दैट इज डिग्रूट। डिग्रूट में बुक का नेम लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय डिग्रूट। मेन बुक आपकी ये रही मिलर एंड मिलर वाली, और एडिशनल यदि आप करना चाहो तो इससे कर सकते हो क्वेश्चन के फॉर्म में। रादर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आपको इंक्रीज करना है तो डिग्रूट की तरफ जाओगे। वैसे मैं आपको असाइनमेंट रफली दूंगा ही दूंगा सारी चीज़ों का, यदि आप उस पर भी सेंट्रिक रहते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सही, ये तो ये स्टैट्स की कंटेंट आपकी बुक क्लियर है आपको। अब आइए इकोनोमेट्रिक्स, एक तो आपको चाहिए लीनियर रिग्रेशन की नॉलेज, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लीनियर रिग्रेशन पे होती है। सेकेंड वन फंक्शनल फॉर्म,
नेक्स्ट मल्टीपल रिग्रेशन, फोर्थ वन डमी वेरिएबल्स, और थियरी वाला चैप्टर आपकी होगी मल्टी कॉलिनिटी, हेट्रोज सेडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, और थोड़ी सी नॉलेज स्पेसिफिकेशन एरर की, स्पेसिफिकेशन एरर। इतने टॉपिक्स आपको इकोनोमेट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने। ऑल्दो आपने यदि कवर किया है सेमेस्टर 4 के अंदर या सेमेस्टर 3 के अंदर तो आपकी वो नॉलेज हो चुकी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर का आएगा, सब्जेक्टिव नेचर का नहीं। ठीक है, आपने जो कवर किया था वो क्या था, सब्जेक्टिव नेचर का था। आपको यहाँ जो कवर करना है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का कवर करना है। ठीक है, क्लियर। तो इतने टॉपिक्स के लिए जो आपकी 2 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो नेम लिख लीजिए। बुक यदि आप रेफरेंस बुक पूछिए मुझसे तो एक तो आती है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर गुजराती, ये बेसिकली आपकी जो टेक्स्ट जो थी वो इन जनरल होती है। 2 इकोनोमेट्रिक्स की बुक इन्होंने लिखी है, 2 नहीं 3 बेसिकली इनकी चलती है। एक तो है एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, तो बेसिकली वो थोड़ा लोअर लेवल की है जो इनकेस ड्यू में पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन टेक्स्ट में। नेक्स्ट यदि आप सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 में आपने इकोनोमेट्रिक्स यदि लेना है तो बेसिकली आप इसकी बुक आप रेफर करोगे, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती। ये आपकी मेन टेक्स्ट हुई। ठीक है, और एक टेक्स्ट और आप यूज कर सकते हो, वो टेक्स्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय डोगर्टी, लिख ली, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय डोगर्टी। डोगर्टी वाला आपका बेसिकली एडिशनल रेफरेंस है। जैसे वहां मैंने डिग्रूट लिखवाया था ना, वैसे मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय डोगर्टी, ये बेसिकली एडिशनल। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये मेन टेक्स्ट है आपकी। जैसे मिलर एंड मिलर वहाँ मेन टेक्स्ट थी आपकी। ठीक है, और दूसरा में मैंने आपको डिग्रूट लिखवाया था। तो इकोनोमेट्रिक्स में इतना कंटेंट आपको कवर करना है। ठीक है, अब आइए मैथ्स का कंटेंट। मैथ्स में फर्स्ट वन लिखिए, कैलकुलस इन वन वेरिएबल। कैलकुलस इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल के अंदर सारी आ जाएगी आपकी जो आपने 12th में पढ़ा है या फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ एमएमई या जो भी आपका। क्लियर। इसमें आ जाएगी आपकी लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, नेक्स्ट टेलर्स थ्योरम, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन में सारा हो गया आपका मैक्सिमम, मिनिमम, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी आपकी कैलकुलस इन वन वेरिएबल में होगी आपकी। अब आइए सेकेंड वन, कैलकुलस इन सेवरल वेरिएबल्स। कैलकुलस इन सेवरल वेरिएबल्स में मतलब बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट दोनों चीजें कवर करेंगे आप। 2 वेरिएबल का भी कंसिडर कीजिए और थोड़ी बहुत n वेरिएबल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी आपको जो चीज़ें 1 वेरिएबल में आपने पढ़ी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, रादर से कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यहाँ कुछ ऐड होगा, क्वाज़ी कॉनकेव एंड क्वाज़ी कॉन्वेक्स। ठीक है,
वहां भी यदि आप लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हो और यहां भी लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी थोड़ा पढ़ लो, ऑल्दो टू वेरिएबल की लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ाई जाती इन जनरल, ठीक है। और डिफरेंशियलिटी वहां भी पढ़ते हो, यहां भी थोड़ा सा डिफरेंशियलिटी पढ़ लो, तो नो डाउट आपकी नॉलेज काफ़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करना है। क्लियर? कॉनकेव कॉन्वेक्स के डेफिनेशंस, क्वाज़ी कॉनकेव क्वाज़ी कॉन्वेक्स के डेफिनेशंस, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपने पढ़ाई होगा लैग्रेंज थ्योरम, तो वो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ी सी नॉलेज आपको इस ढंग की सेवरल रिजल्ट्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड वन, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो हो गया मैट्रिसेस वाला, मैंने एक पार्ट मैट्रिसेस वाला कर दिया आपका, जिसमें आपको बेसिकली रैंक ऑनवर्ड की नॉलेज चाहिए। मतलब आप तीन टॉपिक मेन मान के चलो, एक तो रैंक की नॉलेज और एक लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये मेन आपकी होगी। अब रही बात क्या एडजॉइंट इनवर्स इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज आपने 12th में ही गैदर कर ली है, ठीक है। उसमें यदि थोड़ा बहुत ही यदि आप एक्स्ट्रा कर सको तो दैट वुड बी मच बेटर। लेकिन हाँ, जो न्यू है उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक क्या, रैंक, और दूसरा लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये दो आप क्लियरली लिख लो उसमें कि मैट्रिसेस के अंदर किसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लीनियर अलजेब्रा होती है जिसमें वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है। ये भी नॉलेज आपको या तो होगी, प्रोवाइड दैट आपने मैथ्स ले रखा होगा जनरल इलेक्टिव में, ठीक है। नहीं ले रखा है तो फिर इसकी नॉलेज नहीं है आपकी, ठीक है। यदि मैथ्स होता तो आपकी नॉलेज होती, क्योंकि सेमेस्टर 2 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, ये आपकी एमएमई का भी पेपर होता है और लीनियर अलजेब्रा का भी पेपर होता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ यदि नॉलेज लैकिंग है तो वो थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक? वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। नेक्स्ट है ये फोर्थ वन, फोर्थ वन में आपके कुछ माइनर टॉपिक्स है। माइनर का मतलब मेजर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कभी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इस तरह की चीजें चलती रहेगी। ये तीन तो आपके मेजर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स में लिख ली थोड़ी सी रियल एनालिसिस की नॉलेज, रियल एनालिसिस, माइनर टॉपिक्स क्लियरली लिख लीजिएगा। रियल एनालिसिस, ठीक है, माइनर नॉलेज रिक्वायर्ड। सेकेंड वन मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस ध्यान रखिएगा। मेट्रिक स्पेस ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन मेट्रिक स्पेस की जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं रादर से 1-2-3 पेजेस जो मेट्रिक स्पेस होती है उसकी नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर यहां तक? इसी में सेट्स भी लिख लीजिएगा। सेट्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑल्दो रियल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन समटाइम्स सेट्स की नॉलेज आपके काम आएगी, ठीक है। जैसे सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऑल्दो रियल एनालिसिस का ही पार्ट होता है, सेट का ही पार्ट होता है। तो थोड़ी सी सेट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और जनरल नॉलेज तो वैसे भी आपके सेट्स की है ही, ठीक है। क्लियर? इतने टॉपिक्स आपको आने चाहिए। आईएसआई के लिए कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको आनी चाहिए, लिख ली पर्टिकुलरली फॉर आईएसआई। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12th वाली, ठीक है। सेकेंड वन एपीजीपी 12th वाले, एपी एंड जीपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम अगेन 12th, ठीक है। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग,
अगेन 12th, क्लियर। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज, अगेन 12th। ये कुछ नॉलेज आपकी वहां से वो ढूंढेगा, ठीक है। जो 12th की नॉलेज आपकी थोड़ी मैथ्स की ठीक होनी चाहिए। तो मैंने आपको रफली सारे कंटेंट बता दिए। अब रही बात कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी, तो लिख लीजिए बुक्स में। एक तो बुक आपकी जो यहां यूज होती है वो है हैमंड। हैमंड पर्टिकुलरली आपके सेवरल वेरिएबल्स में ज्यादा काम आएगा। लिख लीजिए पर्टिकुलरली फॉर सेवरल वेरिएबल्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है। वन वेरिएबल में आपकी नॉलेज जो लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी की है उसकी थोड़ी थोड़ी अपर साइड होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हैमंड आपका मोस्ट सुटेबल बुक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो वो मैं उसको आपको आंसर ये दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट दूंगा, उस क्वेश्चन सेट से आपका होगा, ठीक है। कैलकुलस इन वन वेरिएबल का। लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको बता ही दिया कि मैट्रिक्स रैंक के लिए और लीनियर इक्वेशंस के लिए हैमंड ठीक है आपकी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रही बात वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो यहां बुक यूज होती है, कौन सी, एंड्रेली एंड हैकर, ठीक है। जो सेमेस्टर 2 के अंदर जेनरिक के अंदर है, एंड्रेली एंड हैकर लीनियर अलजेब्रा। लिखना चाहें वो लिख लीजिए यदि आप बुक में इंटरेस्टेड हैं तो, और नहीं तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा बाय एंड्रेली एंड हैकर, ठीक है। बाकी कोई बुक में आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब जो आपको क्वेश्चंस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा वो बेसिकली करना, ठीक है। इतने सारे कंटेंट आपको मैथ्स और इसके लिए कवर करना, क्लियर। अब आइए कोई पॉइंट है तो आप मुझे बता दीजिए कि कोई पॉइंट और आपका रह रहा है। इतने पॉइंट्स आपको कवर करने, यदि आप कवर करते हो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन सेट को करते हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ आपको उसे कॉन्स्टेंटली करना होगा, क्लियर। आज मैं कैलकुलस इन वन मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं कैलकुलस इन वन वेरिएबल में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। और वो जनरली आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से और समटाइम्स डीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैम का नेम मैं इसलिए नहीं लेता बार बार क्योंकि IIT जैम अभी 2 साल ही हुआ है, ठीक है। एक बार रुड़की ने कंडक्ट किया है और एक बार IIT दिल्ली ने कंडक्ट किया है। तो अभी 2 साल के क्वेश्चन पेपर हैं तो उसका भी ट्रेंड लाइन और भी क्लियर होगा ईयर बाय ईयर। लेकिन हाँ वो 2 साल के क्वेश्चन एक सफिशिएंट रेफरेंस है। इसके अलावा आप सबका सिलेबस मैंने आपको दे ही रखा है। ये आपका जैम का सिलेबस है, आपके पास है ही IIT जैम इकोनॉमिक्स, आप इसको देख सकते हो। ये आपकी PDF अपलोडेड रहेगी, इसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखिएगा। जैम के बाद एक बार देख लीजिए ये आपकी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की है, मैंने आपको लिख के भी दिया है। बायनोमियल थ्योरम, APGP, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन मतलब थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स। और मैंने आपसे कहा भी था अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी कैलकुलस इन वन वेरिएबल है, कैलकुलस इन सेवरल वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपकी इसके अंदर, दैट इज ISI कंटेंट, ठीक है। जैम का कंटेंट आपके पास है ही। रही बात DSC के कंटेंट में क्या है, DSC के कंटेंट की यदि आप बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि DSC के अंदर जो है वो आपको उन्होंने कंटेंट लिख के नहीं दिया, उन्होंने आपको सीधा लिख के दिया है जो जो बुक आपको फॉलो करनी। ये देख लीजिए माइक्रो में क्या करना है, मैक्रो में क्या करना है, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय डोगर्टी लिखा हुआ है,
जेएल डिवोर्ड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि गुजराती की दो बुक आती है, एक एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स और दूसरी आती है बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स। मैंने कहा था आप बेसिक पढ़ो, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ आपको लिख के दे दिया है। डीएससी में ये बुक्स का नेम लिखा हुआ है, कंटेंट के फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कंटेंट के फॉर्म में बेसिकली आप डीयू में जो कोर्सेज पढ़े हो, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है, क्लियर, वो आपकी कंटेंट है। अब रही बात सीयूईटी के बारे में भी आपकी नॉलेज थोड़ी सी आपने यदि गैदर की हो तो अभी कौन कौन सा है उसमें, जेएनयू है, BR अम्बेडकर है, और कौन सा है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके इसमें हैदराबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन सबको उन्होंने सीयूईटी के अंदर आ गया। बाकी जो आएंगे वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। इनका कंटेंट भी मैं आपको एक बार रफली दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था उसी के आसपास चल रही है। सेट्स, वेक्टर्स, फंक्शन इन वन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन, उन्होंने ये आपकी मैथ्स की कंटेंट दी है, ठीक है। एक स्टैट्स की कोई कंटेंट है, स्टैट्स की कंटेंट ये आपकी मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, क्वार्टर डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल, ठीक है, ये सारे कंटेंट उन्होंने इधर लिख के दिए, क्लियर। तो मैंने आपको जो एक रफ कंटेंट मिला के लिख के दिया है और जो इनका कंटेंट देखेंगे उसी के आसपास आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। स्टार्ट मैं आपके लिए मैथ्स से करूंगा और मैथ्स के अंदर पहले तो स्टार्ट कैलकुलस इन वन वेरिएबल से ही होता है, तो उसकी स्टार्टिंग करें। पहले लिख लीजिएगा कैलकुलस इन वन वेरिएबल, ठीक है। हाँ, इसमें एक टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं जो आपने पहले शायद नहीं किया हो कभी, फंक्शनल इक्वेशंस, हेडिंग पुट कर लिए फंक्शनल इक्वेशंस। मैं आपको कुछ फंक्शंस लिख के दे रहा हूं और उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होंगे। लिखिए फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यदि ऐसा फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये इंप्लाई करता है कि इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होगा, वेर ए इज कॉन्स्टेंट। लिखिए वेर ए इज कॉन्स्टेंट। लिख लिया आपने? हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो लिख के दे दिया आप उसको एक मिनट में आप समझो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं समझना। आप देखो इस प्रॉपर्टी को चेक करके, यदि मैं x की जगह x प्लस वाई रख दूं तो यहां x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, ये ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स क्या होगा, एफ एक्स, प्लस ए वाई क्या होगा, एफ वाई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा जब भी लिखा होगा तो ये इंप्लाई होगा। समझ में आ गई बात? x की जगह x प्लस वाई रख दो, वहां भी x की जगह x प्लस वाई आ जाएगा, जो बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक ए एक्स होगा जिसको कि हम ऑलरेडी एफ एक्स कह रहे हैं, और प्लस ए वाई होगा जिसे हम एफ वाई कहेंगे। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा लिखा हुआ है तो इससे ये इंप्लाई होती है। ऐसे लिखिए सेकेंड वन, लिखिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई।
लेकिन दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू बाय एक्स। देखिए वेर ए इज कांस्टेंट, फिर से वंस अगेन जो बातें मैंने आपसे कही है उसको चेक कीजिए कि ये इंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि मैं x की जगह x प्लस वाई रख दूं, ए रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक ax दूसरा क्या इनटू ay। ax इज ऑब्वियसली fx एंड ay इज ऑब्वियसली fy। ठीक है, लेकिन थर्ड वन fxy is equal to fx plus fy। लेकिन this implies fx is equal to a log x। a log x आप एक बार चेक कर लो, यदि मैं यहां एक्स वाई रख दूं तो क्या आ जाएगा a इंटू लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई किस में ब्रेक होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई में, तो एक आएगा a log x प्लस a log y। ऑब्वियसली a log x इज एफ एक्स एंड a log y इज एफ वाई, बीच में प्लस साइन। लेकिन फोर्थ वन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। लेकिन दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू वन होगा। एक बार कंफर्म कर लिए, x की जगह एक्स वाई तो ये हो जाएगा एक्स वाई रेज़ टू एन। एक्स वाई रेज़ टू एन किस में ब्रेक होगा एक्स रेज़ टू एन इंटू वाई रेज़ टू एन, तो ये आपकी ब्रेकिंग होगी कंफर्म। लेकिन फिफ्थ वन लेके एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन। लेके दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू वन। आप ये भी चेक करके देखो, वन बाय एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स रेज़ टू वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज़ टू वन एक्स रेज़ टू वन कैंसिल आउट। ठीक है, क्लियर बात। ऑब्वियसली प्लस प्लस का मल्टीपल भी वन होगा, माइनस माइनस का भी मल्टीपल वन होगा। ठीक है, अभी रही बात प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको क्वेश्चन बताएगा, दोनों नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 5 फंक्शनल फॉर्म आपको पहले याद होने चाहिए। एक बार क्रैम कर लिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन पे ये फिट करना है। ठीक है, समटाइम्स ये क्लियर कट होगा, मतलब क्लियर कट मतलब आप देखते ही समझ जाओगे। समटाइम्स ये हिडन होगा, हिडन का मतलब किसी और फॉर्मेट में होगा जो फॉर्मेट कन्वर्ट होके यहाँ आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप ये 5 फंक्शनल फॉर्म क्रैम करो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी देखो। कर लिया आपने? हाँ, चलिए स्टार्ट करें। लिखिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर।
फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल का साइन, ठीक है। लिखिए एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 लिखिए फाइन समेशन एफ आर इज इक्वल टू 1 to n, ये आपको फाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि कौन सा फंक्शनल फॉर्म है, चेक कीजिए फटाफट। मुझे बताइए एफ एक्स प्लस एफ वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, कंफर्म, लिख ली। सिंस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब रही बात, इस ए को निकालने के लिए उन्होंने आपको कंडीशन दी है, क्या है कंडीशन? एफ ऑफ 1 क्या है? 7, तो लिखिए एफ ऑफ 1 7 है हमारा, दिस इंप्लाइज a into 1 is equal to 7, this implies a is equal to 7, हो गया। f of 1 7 है, तो a into 1 आपकी 7 होगी, a ऑब्वियसली 7 होगी, इसके अंदर रख दीजिएगा 1, ये क्लियर? नेक्स्ट, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया ए एक्स, ए कितना है? 7, therefore 7x हुई, फंक्शन हमारा आ गया। यदि फंक्शन आ गया तो इसके बाद जो भी पूछा जाएगा वो आसानी से निकाल ले जाओगे आप। क्या पूछा गया कि समेशन एफ आर बताओ, आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, फिर 2 सब्स्टिट्यूट करो, फिर n सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n सब्स्टिट्यूट कर दो। f ऑफ 1 क्या होगा मुझे बताइए? 7 into 1, 7 into 2, लास्ट बताइए 7 into n। टेक 7 कॉमन, 1 plus 2 plus n, क्या आ जाएगा? 1 से लेकर n तक का समेशन n into n plus 1/2, ये आपका आंसर होगा। आपको 4 आंसर्स मिलेंगे, उन 4 आंसर्स में से करेक्ट कर चलिए, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर्स नहीं दे रहा हूं, ऑल्दो यहां देखेंगे रफ आइडिया मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन मैं इसके सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे चेंज करूं, इसलिए मैं आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। आप देखो इसमें से कौन सा है, विच वन? ऑब्वियसली डी पार्ट, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर, पहले 4 कॉपी की, लिखिए लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ ऑफ 1 कितना दे रखा उन्होंने? 2, और ये उन्होंने दे रखा आपको, लिखिए इसे समेशन एफ ऑफ के प्लस एम इज इक्वल टू 16 2 raised to n minus 1, फाइन के, ठीक है। अब पहले ये देखो जो बात मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है जो मैंने आपको लिख के दिया है, तो इससे क्या इंप्लाई होगा? एफ एक्स क्या है? ए की पावर एक्स, एफ एक्स क्या है? देखिए आपके पास 5 फंक्शनल फॉर्म में से कोई है, लिख ली, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब उन्होंने उस a को निकालने के लिए एक वैल्यू दे रखी होगी आपको। क्या दे रखी है? f ऑफ 1 उनका क्या है? 2। लिखिए दिस एम्प्लाइज a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 होगा। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 1 क्या होगा? a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। फंक्शन आ गया आपका। फंक्शन यदि आ गया तो आपका 50% वर्क डन है। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो करना है आपको। क्या दिया हुआ समेशन? समेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1 टू क्या? n f ऑफ k प्लस m इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये दिया हुआ है, एक एक करके सब्स्टिट्यूट किए। ये हो जाएगा f ऑफ k प्लस 1 से लेकर कहाँ तक? k प्लस n तक। 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 लिख दी। ये क्लियर? नेक्स्ट सही, f ऑफ k प्लस 1 क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 से लेकर कहाँ तक? 2 रेज़ टू पावर k प्लस n तक इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, 2k प्लस 1 कॉमन ले लिए। क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर क्या? n माइनस 1 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये ठीक है। इज इट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्या ये जीपी में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये यानी कि अगर मैंने यहां के बाद आएगा 2 स्क्वायर प्लस आएगा 2 क्यूब। जीपी में है। इज इट इन जीपी? भाई ये हो गया 1, ये होता 2k प्लस 2, तो ऑब्वियसली वहां से 2 आएगा। और यहां क्या हो गया? 2k प्लस 3, तो वहां से क्या आ जाएगा? क्योंकि 2k प्लस 1 तो कॉमन ले रखा है, तो यहां आएगा 2 रेज़ टू पावर 2, नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 तक। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम टोटल का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला मालूम है? क्या होता है फॉर्मूला? ए मतलब 1, आर क्या है? दैट इज रेशियो, रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, जिसमें ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो ये वाला टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताइए ये क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। 16 को क्या लिखोगे? 2 रेज़ टू पावर 4। k प्लस 1 ऑब्वियसली 4 है, तो k की वैल्यू 3 है। ठीक है, जीपी के सम टोटल का फॉर्मूला क्या क्या होता है? हाँ, a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर? वो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वो फॉर्मूला लगा दोगे उसके साथ ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सही,
ये बेसिकली एक बार डीएससी में क्वेश्चन आया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सपोज दैट द फंक्शन r प्लस प्लस, मतलब बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, टू रियल नंबर इज गिवन बाय द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिए फटाफट, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन में? 1 to x, 1 to क्या लिखा हुआ है? x, और t रेस्ट टू -1 dt। ये इतनी बातें उन्होंने आपको लिख के दी, ठीक है। और लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट है? कि जो रिजल्ट वहां से आएगा वो ये दोनों रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। इसके 4 आंसर्स उन्होंने बना दिए, ठीक है, क्लियर भाई। एक तो जो भी रिजल्ट आप निकालोगे वो आपको चेक करना होगा कि यहाँ सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब एक इक्वेशन ये है फंक्शनल इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, क्लियर। अब आपको यदि दोनों सेटिस्फाई करे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर करेक्ट करना है, और दोनों सेटिस्फाई नहीं करे तो उसके अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है। एक करे एक नहीं करे वो भी लिखा हुआ है, और सेकेंड वन करे फर्स्ट वन नहीं करे वो भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 to x, टी रेस्ट टू -1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/t dt, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। 1/t dt का इंटीग्रेशन बताइए। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो लिख दिए log t, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आप सोचे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? log x माइनस log 1। log 1 क्या होता है? तो ये आपके फंक्शन तैयार, log x, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब आइए log x पे ये प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो मुझे बताइए log x आपका रिजल्ट है, तो log ऑफ x प्लस वाई क्या होता है फॉर्मूला? log ब्रैकेट में x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला? log ऑफ x प्लस वाई कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपसे ऐसे ही पूछे जा रहा हूं, इसका मतलब ये कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। log ऑफ x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला log एक्स वाई का है। अब आइए सेकेंड वन क्या कह रही है? एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई मतलब log एक्स वाई। log एक्स वाई क्या होगा? log x प्लस log वाई। log x आपका एफ एक्स होगा, log वाई क्या होगा? एफ वाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट वन सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, और सेकेंड वन सेटिस्फाइड है, ठीक है। देखिए कौन सा आंसर है इसमें से, टिक कर ली, बी पार्ट। इतना ही लिख लीजिएगा, बाकी तो जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। यदि आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये है, ठीक है, मतलब वहां क्वेश्चन पहले आज के डेट में तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का होता था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सही करने का मतलब हो गया कि वो क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड के होते थे 2 मार्क्स वाले। 1 मार्कर उतना स्टैंडर्ड नहीं होते थे, 1 मार्कर ठीक ठाक होते थे जो आप कर सको। तो ये 2 मार्कर के क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, नोट। और आप कहेंगे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो जानने के बाद कोई स्टैंडर्ड नहीं, मतलब जैसे आप चीज़ें समझ जाओगे तो आपको लगेगा यार ठीक ही तो था, इसमें गड़बड़ क्या थी। जब तक नहीं समझ रहे हो तभी तक प्रॉब्लम। क्लियर है बात? नेक्स्ट आइए, ये भी क्वेश्चन उसी ईयर में डीएससी में था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप एक ऐसे ही आइडिया लिख लीजिएगा, बाकी नंबरिंग हो सकता है आगे पीछे भी हो सकती है आपकी। क्या लिखा हुआ है? सपोज अ रियल वर्ल्ड वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट 0, ठीक है, एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। आपने ये फंक्शनल इक्वेशन देखा है कभी? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखिए 5 फंक्शनल फॉर्म में कौन सा है? हाँ लिख लीजिए फटाफट। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। ये हो गया। अब मेरी बात सुनिए जरा, क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ आपका। उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है 0 छोड़कर, तो मुझे बताइए log x कब डिफाइंड होता है? log x तब डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है सिर्फ 0 छोड़कर। इसका मतलब जो आंसर आपने लिख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स, इसमें माइनर एडजस्टमेंट की जरूरत है आपको। कोई बताएगा क्या होगा एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट होगा कि x के साथ मॉड लगा लीजिए। मॉड लगाने पे क्या होगा? पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो जाएगा 0 छोड़कर। तो लिखिए दिस इंप्लाइज, क्या लिखा आपने? एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा ही हुआ है आपके पास, ए लॉग मॉडलस ऑफ एक्स कर दीजिए। समझ में आ गई बात? क्यों किया हमने ऐसा? जिससे कि ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो जाए तो 0 छोड़कर। ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आइए एफ ऑफ 1 निकालिए उस फंक्शन का, क्या होगा? लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें देखिए एफ ऑफ 1 क्या होगा? ए लॉग 1। लॉग 1 क्या होती है? तो ऑब्वियसली 0 होगी। एफ ऑफ -1 क्या होगी? -1 का मॉड फिर से 1 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स है? करेक्ट है, वो ट्रू है। फिर उन्होंने कहा है कि एफ एक्स एफ ऑफ -x के इक्वल होगा, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि रीजन मॉडलस लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर ट्रू। अब देखिए कौन सा आंसर है? सी पार्ट। मतलब यदि आप फंक्शनल इक्वेशन सही ढंग से समझ रहे हो तो फटाफट आंसर करते जाओगे, ठीक है। उन 5 फंक्शंस की नॉलेज तो क्लियर कट आपके पास होनी ही चाहिए, वो आप क्रैम करके रखो और उसको फिट कराने की कोशिश करो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने 2 डीएससी के लिए और 2 जनरल लिए। कितने हो गए? 4। अब थोड़ा सा चेंज करके मैं और लूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, सॉरी एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, इसे कॉपी कीजिए, कर लिया कॉपी अपने। और उन्होंने एफ ऑफ 2 दे रखा है, एक वैल्यू हमेशा इन जनरल आपको दिया जाएगा जिससे कि वो कांस्टेंट आप इवेल्युएट कर सको, और जो पूछा जाएगा वो लिखा हुआ है। अब यदि आप इस फंक्शन को देखोगे जो मैंने आपको दिया है, तो एपरेंटली उन 5 में से कोई नहीं है, एपरेंटली, ध्यान रखिएगा। बाकी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है उन 5 में से आ जाए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद पता चलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस क्या? एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है। इसको सही ढंग से लिखो, लिखो एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। कुछ नहीं किया, वो दोनों नेगेटिव वाले को इधर में नहीं कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? क्या कॉमन होगा? लिख दो एफ एक्स कॉमन,
क्या बचेगा, एफ वाई प्लस वन। इसको भी ऐसे ही लिखो, एफ वाई प्लस वन लिख सकते हैं। वन आउटसाइड, वन मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी जगह राइट हैंड साइड में मैंने वन लिख दिया। क्लियर। अब देखो ये टर्म यहां भी है और यही टर्म यहां भी है, कॉमन आ जाएगा। लिखिए क्या क्या कॉमन होगा, एक आएगा एफ एक्स प्लस वन, दूसरा बताओ एफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स वाई प्लस वन। यहां आके हम रुक गए, ठीक है। अब यदि मैं इस फंक्शन को नेम दूं जी एक्स, तो ये क्या होगा हमारा जी वाई, और ये क्या होगा जी एक्स वाई होगा। अब देखो उन पांच में से कोई है क्या, थर्ड वन क्या कहता है कि जी एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स क्या आना चाहिए, एक्स की पावर एन। कंफर्म, यही है, जी एक्स इंटू जी वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई। जी एक्स क्या हमारा एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो एफ एक्स क्या होगा एक्स रेज टू एन माइनस वन। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब मुझे बताइए ये n का जो पावर है उसको निकालने के लिए उन्होंने f ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 7। फटाफट लिखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज 2 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 रेज टू n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8, दैट इज 2 रेज टू पावर 3। तो मुझे बताइए n कितना हो गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस वन। हो गया, एन 3 आती है एक्स क्यूब माइनस वन। अब क्या पूछा गया, एफ ऑफ माइनस टू निकाल दिए फटाफट। एफ ऑफ माइनस टू होगा -8 माइनस वन, कितना आ गया -9। समझ में आ गई बात। एफ ऑफ -2 क्वेश्चन में पूछा गया, आप एक बार क्वेश्चन देखो तो -2 क्यूब -1, -2 क्यूब क्या होता है -8 -1 दैट इज 9 -9, ठीक है। क्लियर है, -9 आपके पास आ गया। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ एक्स वाई -2 लिखा हुआ है। फिर से वही काम करना है, एफ एक्स और एफ वाई को लेफ्ट साइड कर देना, ठीक है। क्लियर बात, और सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। कर लेंगे, छोड़ दें आपके लिए 2 एफ एक्स और एफ वाई जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड करके जैसे मैंने आपको कराया वैसे कर दीजिएगा। अब आइए थर्ड वन कॉपी की, लिखिए एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स। एफ ऑफ -2 कितना है 33,
एफ ऑफ वन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। ठीक है, लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 0। सारे टर्म लेफ्ट साइड। फिर देखिए क्या कॉमन, सेम प्रोसीजर से करेंगे। क्या कॉमन, एफ एक्स कॉमन, क्या रह जाएगा एफ वन बाई एक्स माइनस वन। इसको भी ऐसे लिखिए एफ वन बाई एक्स माइनस वन, वन आउटसाइड ले लीजिएगा। तो हमने वन एक्स्ट्रा लिखा है LHS में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग RHS में वन। ठीक है, अब ये टर्म आप कॉमन ले लो दोनों जगह पे। यहां कॉमन क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में एफ वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जरा उन फंक्शंस के अंदर, इसको मैंने नेम दिया gx, तो ये क्या हो जाएगा g1 बाई एक्स। देखिए उन 5 फंक्शंस में से कोई है, बिल्कुल। ध्यान रखिएगा दिस इंप्लाइज gx इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर होगा। आपको मालूम है कि gx हमारा क्या है, एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर प्लस वन। यहां तक लिख लीजिए। कुछ रिपीट करवाएंगे मुझसे, यानी कि प्लस माइनस दोनों नहीं होगा इन जनरल। ठीक है, कोई एक ही होगा। अब इन दोनों में से इन जनरल कौन होगा, उसके लिए उन्होंने एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। क्या दे रखी है, एफ ऑफ माइनस टू, क्या है उनका 33। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू रेज़ टू पावर प्लस वन इज इक्वल टू 33। हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। मुझे बताइए 32 कैसे आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। मतलब यहां तो प्लस माइनस है, 2 के ऊपर 5 पावर रखेंगे तो 32 तो आ ही जाएगा, लेकिन नेगेटिव 2 के ऊपर 5 पावर रखेंगे तो माइनस 32 आएगा, और प्लस लेंगे तो 32 के इक्वल नहीं आएगा, माइनस लेंगे तो 32 के अंदर आएगा। कंफर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां प्लस माइनस की जगह माइनस होगा। अब जाके एन आपकी कंफर्म हुई कि एन आपकी 5 है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 उस केस में जब आप प्लस माइनस में कौन सा लेंगे, माइनस। लेके देखो एफ एक्स हमारी क्या हुई, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1। ये आपकी फंक्शन बनी। ठीक है, अब उन्होंने जो पूछना है वो आपसे पूछेगा। क्या पूछा है कि एफ ऑफ वन बताओ, तो एफ ऑफ वन ऑब्वियसली आपकी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ही देगा, तो ये -1 + 1 दैट इज 0।
ठीक है, ये मैंने आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाया। कई टाइप्स होते हैं फंक्शनल फॉर्म के, ध्यान रखिएगा। तो एक टाइप का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आइए टाइप 2 की बात करें। आपको टाइप पकड़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा टाइप में हो जाएगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन होगा। लिखिए टाइप 2। आप इसे कॉपी किए, लिखिए ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इतना ही लिखिएगा। और उन्होंने पूछा है एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है। आपके पास है ए एफ एक्स प्लस बताइए बी एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू बताइए एक्स माइनस वन, ये आपकी एक इक्वेशन। और इससे एफ ऑफ 2 निकालना, डायरेक्ट रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपका, आएगा ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 और हो जाएगा एफ ऑफ हाफ, और 2 माइनस 1 हो जाएगा। आपको दूसरा इक्वेशन खुद ही बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका यह है कि आप इन दोनों रिलेशन को देखो। क्या रिलेशन है? एक जगह x लिखा हुआ है, दूसरी जगह, तो यहां यदि x लिखा हुआ है वहां 1 बाय एक्स लिखा हुआ है, तो x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा। x को किससे रिप्लेस करना है? फॉर इक्वेशन 2, एक इक्वेशन तो यही होगी आपकी। और यहां x लिखा हुआ है, यहां माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? यहां x है, यहां 1 बाय एक्स है, तो किससे रिप्लेस करेंगे? 1 बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे। मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 1 बाय एक्स लिख देना। और यहां x और यहां माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो जहां जहां x लिखा हुआ वहां माइनस एक्स लिख देंगे। इक्वेशन 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहां x लिखा हुआ है, यहां 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एक्स लिख देंगे। ये मैंने आपको एक तरीका समझाया, ठीक है, क्लियर? इससे इक्वेशन 2 अपने आप तैयार हो जाती है। तो अभी तो मुझे x और 1 बाय एक्स है, तो वही काम मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए लिखिए इक्वेशन 1, इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में ही लिखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है आप। दूसरा इक्वेशन बताइए, ए एफ 1 बाय एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स की जगह, x की जगह 1 बाय एक्स क्या देगा? x 1 बाय एक्स माइनस 1। समझ में आ गई बात? भाई यहां x था और यहां 1 बाय एक्स रख देना, ऑटोमेटिकली इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुई। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे ये टर्म हटाना है, ये और ये। कैसे हटाऊंगा? पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? ऑब्वियसली a से। दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? ऑब्वियसली b से। समझ में आई बात या नहीं आई? तो मुझे बताइए a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एफ एक्स प्लस क्या? ए बी एफ 1 बाय एक्स ए इंटू एक्स माइनस 1। बी से मल्टीप्लाई की ए बी एफ 1 बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर एफ एक्स बी इंटू
1 बाय एक्स माइनस 1। पहले को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। क्लियर? क्या रह गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 माइनस क्या, बी 1 बाय एक्स माइनस 1। इसका मतलब एफ एक्स हमारा आ गया, क्या आ गया, a इंटू एक्स माइनस 1 माइनस बी क्या, 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन, बताइए, ठीक है, तैयार? अब उन्होंने एफ ऑफ 2 पूछा है आपसे। एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 ही पूछा था ना। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस 1 b इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a, ये तो हो गई a, और ये बताइए प्लस b बाई 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2a प्लस b 2 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने प्रॉपर प्रोसीजर आपको करके दिखाया। यदि मुझे इसे क्विक करना होता, क्विक मतलब और जल्दी, तो मैं कुछ नहीं करता, पहले स्टेटमेंट में ही x की जगह 2 रख देता। क्या आ जाता, a इंटू एफ 2 प्लस बी इंटू एफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता, 1 बाई 2 रख देता, तो ये क्या हो जाता, a इंटू हाफ एफ ऑफ हाफ b इंटू 2, और ये हो जाता हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। एक ही बार में 2 इक्वेशन मेरी तैयार हो जाती। जिसको एलिमिनेट करना आप एलिमिनेट कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। क्या क्या करना है, एक बार x की जगह 2 रखना है, और एक बार x की जगह 1 बाई 2 रखना है। माइनस में कुछ नहीं, 1/2। मेथड 2 लिख लीजिए, रिप्लेस x बाय क्विक मेथड x बाई 2 एंड 1 बाई 2, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये एक बार ISI में आया। क्या लिखा है, एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट 2f(x) प्लस क्या 3 ऑफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस 7x। f ऑफ 3 चाहिए इनको। यदि आप प्रॉपर मेथड से जाओगे, मेथड 1 से, तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स, प्रॉपर मेथड से जाओगे तो। और क्विक मेथड से जाओगे तो एक बार x की जगह 3 और एक बार x की जगह -3। क्विक मेथड एक बार x इज इक्वल टू 3 और एक बार x इज इक्वल टू -3। प्रॉपर मेथड एक बार x एज इट इज, ये वाली इक्वेशन, और एक बार x की जगह -x।
आप दोनों इक्वेशनों को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, हमारे पास और भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी नेचर का क्वेश्चन है, 15 भी उसी नेचर का क्वेश्चन है, 16 भी उसी नेचर का क्वेश्चन है, ये सब उसी नेचर के क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एफ 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन। क्या चाहिए इनको? एफ 1/3। तो मुझे बताइए यहां एक्स की जगह प्रॉपर मेथड, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। कंफर्म? क्विक मेथड क्या हो सकता है? एक बार एक्स की जगह 1/3, ये हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगी 2/3। तो ऑब्वियसली एक बार 1/3 और एक बार 2/3 सब्स्टिट्यूट करना। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब सब यदि मैं बता ही दूं तो क्या फायदा कि एक बार क्या करेंगे दूसरी बार क्या करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है ये आप डिसाइड करो। ठीक है, आपके पास इतने क्वेश्चन है, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, लगा के करते रहो। तो टाइप 2 मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, टाइप 1 समझा ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मैं आपको थोड़ा समझाऊं टाइप 3। लिखिए टाइप 3। इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन है मेरे पास टाइप 3 में जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। एक है क्वेश्चन नंबर 8, आप लिख लीजिए इसे। क्या लिखा हुआ है? 2fxy इज इक्वल टू fx रेज़्ड टू पावर y प्लस fy रेज़्ड टू पावर x। ठीक है, और f ऑफ 1 क्या है? 2। लिख ली। इन्होंने पूछा है कि n इज इक्वल टू 1 to 9 fn निकालिए। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले तो ये ध्यान रखिए 5 फंक्शनल फॉर्म में से कोई नहीं है, और टाइप 2 जो मैंने आपको समझाया था वो भी नहीं है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है कि एक के पाँव ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर, ये इन्होंने एक दूसरे की मिक्सिंग कर रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करो। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, बस इसी का यूज करना, इसी से आपका आंसर सॉल्व होगा। तो f ऑफ 1 2 है, तो f ऑफ 1 2 होने का मतलब या तो मैं x1 रख दूं या y1 रख दूं। ठीक है, तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू 1 या पुट y इज इक्वल टू 1। क्या लिखा आपने? पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2fy। लिख दी 2fy। ये क्या हो जाएगी? f ऑफ 1 रेज़्ड टू पावर y। और ये क्या हो जाएगी? f y की पावर 1। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। क्या क्या बताया आपने? 2fy, आगे बताओ। f1 की पावर y, आगे बताओ। fy की पावर 1। ये आपकी हो गई 2fy। f1 कितना है हमारा? 2, तो 2 की पावर y होगी। f1 तो 2 है ही, तो 2 की पावर y होगी। ये सिंपली fy होगी। मुझे बताओ 2fy माइनस fy क्या देगा? fy इज इक्वल टू 2 की पावर y।
फंक्शन आ गया हमारा। बस एक काम हमने किया, उसके साथ ही फंक्शन आ गया, जो देखने में बड़ा awkward लग रहा था। आ गया। अब जो पूछा जाए वो मुझे बताओ, क्या पूछा गया? ये समेशन एफ एन बताओ। एन इज इक्वल टू 1 to 9, तो हो जाएगा F1 से लेकर F2 से लेकर F9 तक होगा। ये हो जाएगी 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 2, 2 की पावर 9 होगा। जीपी का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला? A R raised to by n -1 अपॉन R -1, तो हो जाएगी 2 raised to power 10 -2। 2 raised to power 10 क्या होता है? 2 raised to power 6 क्या होता है? 64। 2 raised to power 7 128। 2 raised to power 8 256। 2 raised to power 9 512 and 2 raised to power 10 1024। 1024 -2 कितना आ जाएगा? 1022। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, मतलब 7 मतलब 8 दिया था मैंने, तो 7 उसी नेचर का जाएगा। क्या लिखा है? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन लिखा है। एफ ऑफ 0 क्या है भाई? जो इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करते रहना, उसी से आपका आंसर आएगा। मुझे कुछ नहीं करना, वाई की जगह 0 रख देना, तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, एफ ऑफ 0 कितना हमारा? 1, तो एफ ऑफ 0 1, तो 1 का अंडर रूट, वाई भी रख दीजिए, एक्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। जो है आपके पास वही यूज कर सकते हो। क्या है आपके पास? एफ ऑफ 0 1, तो या तो एक्स 0 1 रख लो या वाई 0 1 रख लो। तो मुझे बताओ, यदि मैं वाई 0 1 रख लूँ तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस 1। लिखिए फटाफट, पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको रखने के लिए? y इज इक्वल टू 0 लिख ली। y 0 रखने के बाद क्या आएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू बताओ अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट F0 F0 का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। F0 क्या होता है? 1 का अंडर रूट 1, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां क्या रुक गए? ठीक है, ये तो मुझसे पूछ रहा है एफ ऑफ -3। आपको भी मालूम है -3 रखने से कुछ नहीं आएगा। हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, फिर से एफ ऑफ 0 क्या होता है, तो मैं इसी में रखूंगा 1। ये आपकी मेन इक्वेशन हो गई। फिर से रखिए, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? F0 प्लस 1 होल स्क्वायर। F0 क्या होता है? तो 1 प्लस 1
2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इसी इक्वेशन के अंदर f(1) तो निकाल लिया ना आपने, f(2) निकाल। क्या होगा f(2)? अंडर f(1) + 1 होल स्क्वायर होगा। f(1) की वैल्यू कितनी है हमारी? f(1) की वैल्यू देख के बताइए क्या है? 2 स्क्वायर। तो यहां रखिए 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का अंडर 2, 2 + 1 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताइए f(3) क्या होगा? 4 स्क्वायर होगा पक्का? तो मुझे बताइए f(x) क्या होगा? सेम पैटर्न पे, x का स्क्वायर नहीं, x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 3 रखने पे 4 का स्क्वायर आता है, तो x रखने पे x + 1 का स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताइए f(-3) पूछ रहा था वो आपसे, क्या पूछ रहा था? तो ये हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर, क्या देगा? समझ में कुछ बात आई? एक इंफॉर्मेशन हो, उसी इंफॉर्मेशन का आप यूज करते रहो, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको तीसरा टाइप बताया। अब आइए फोर्थ टाइप बता रहा हूं मैं आपको, लिखिए टाइप 4। ये बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन, कभी आपने पढ़ा है डिफरेंस इक्वेशन? याद नहीं है? सेमेस्टर कौन से में? 2 में। एक तो पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पढ़ा होगा डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ी होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की तो नॉलेज होगी क्योंकि आपने 12th में पढ़ा था, और डिफरेंस इक्वेशन की नॉलेज नहीं होगी क्योंकि वो ऐसे निकल गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? डिफरेंस इक्वेशन की जब भी बात होती है तो इसमें बेसिकली जो मूवमेंट होती है वो इन जनरल इंटीजर्स में होती है। मतलब x में 1 यूनिट ऐड होगा, या x में 2 यूनिट ऐड होगा, या x में 3 यूनिट ऐड होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो रादर इसको क्वेश्चन से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आप इसे कॉपी करो। क्या लिखा है? f(x + 2) -5f(x + 1) + 6f(x = 0। और दो वैल्यू उन्होंने दी आपको, ऑब्वियसली दो कांस्टेंट होने के चांसेस, और f(2) पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो आइए क्विक मेथड, कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पे क्या आ जाएगा? f(2) माइनस क्या हो जाएगा? 5f(1) 6f(0) = 0। f(0) की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। f(1) की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, तो -5 हो जाएगा। f(2) क्या होगी? ऑब्वियसली 5 हो जाएगी। देखिए पुट x = 0, मेथड 1, क्विक मेथड। देखिए ये हो जाएगा f(2) -5f(1) + 6f(0) = 0। सबकी वैल्यू रख दी।
कितना आया? ऑब्वियसली 5, क्योंकि ये हो गई आपकी -5 और ये हो गई 6 × 0। भाई एफ ऑफ 1 5 दे रखा है उन्होंने आपको, सॉरी एफ ऑफ 1 1 दे रखा है और एफ ऑफ 0 0 दे रखा है, तो सीधा 5। देखिए 5 आंसर में है क्लियर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। वो मतलब इजी है, रादर अपेरेंटली देखने से आपको समझ में आ गया। यदि मैं वहाँ एफ ऑफ -3 रख दूँ तो फिर आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मेथड पे तो आपको आना ही होगा। मेथड 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रॉपर मेथड है इसका। लिखिए मेथड 2। पहले तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन का क्यों है। कई लोग समझते हैं डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन क्यों है। जब भी मूवमेंट होगी वो 1 यूनिट में होगी या 2 यूनिट में होगी या 3 यूनिट में होगी। मूवमेंट कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। फ्रैक्शन मतलब हाफ यूनिट की नहीं होगी, 1/4 यूनिट की नहीं होगी, 3/4 की नहीं होगी। आप मुझे बताओ यहाँ एक्स में कितना ऐड हुआ है? यहाँ 1 और यहाँ कुछ भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 0। थर्ड क्वेश्चन 1 यूनिट प्लस हुआ है, 1 यूनिट माइनस हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर। और तीसरे में तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो या तो जो भी होगा वो इंटीजर में एडिशन होगी, बाकी किसी और में नहीं, ठीक है। अब आइए जरा कि इसको टैकल कैसे करना। पहले तो ये समझिए कि यदि ये लिखा हुआ है ई एक ऑपरेटर है, बेसिकली डमी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं एल फॉर लैग, लैग मतलब पीछे, ठीक है। तो यदि मान ली ई एफ एक्स है आपका लिखा हुआ है, तो आपको एक्स में 1 यूनिट का एडिशन कर देना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। यदि आपके पास E² एफ एक्स है तो बेसिकली ये ई एफ एक्स है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस 1, कंफर्म। और उसमें 1 यूनिट और क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2, ठीक है। ऐसे यदि मैं E³ लिख दो, E³ एफ एक्स क्या होगा आप मुझे डायरेक्ट बता दिए, एफ एक्स प्लस 3। और यदि मैं e⁻⁻1 लिख दूं तो क्या होगा एफ एक्स माइनस 1। पहले सिंबल से एक साइड में लिख ली। यदि आपको एक साइड में लिखिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, साइड में मतलब जो क्वेश्चन आपने कॉपी कर रखा उसके साइड में एक सिंबल बना लीजिए। बना लिया आपने? चलिए अब टू द पॉइंट। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स प्लस 2 माइनस क्या 5 एफ एक्स प्लस 1 प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसे लिखो E² एफ एक्स माइनस 5 ई एफ एक्स प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें आप एफ एक्स आउटसाइड ले लो तो ये हो जाएगा 5e प्लस 6 एफ एक्स
इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है उस केस में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये तरीका, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। आपको मालूम है फंक्शन तो 0 होने से रहा भाई, फंक्शन ही यदि 0 हो जाएगा तो आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब आपकी ऑपरेटर 0 हुई। हो गई 0, इसको ब्रेक कर दी, क्या आ जाएगा e-2 e-3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी e इज इक्वल टू 2 e इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसे हम कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कितने रूट्स आए? सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2 रूट्स होंगे, ये बात क्लियर है। एक रूट ये है और एक रूट ये है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स है। आपको मालूम है दोनों रूट्स क्या हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उसके 3 नेचर होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा इमेजिनरी रूट्स। कभी नहीं पढ़ा आपने? हाँ, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स। एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। पढ़ा आपने b² - 4ac ग्रेटर देन 0? 9 से ही पढ़ाई जाती है, या 7th 8 से ही शुरू हो जाते हैं। और रियल एंड इक्वल कब होगा? जब d इज इक्वल टू 0 होगा। और इमेजिनरी कब होगा? जब d लेस देन 0 होगा। कंफर्म? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट क्लियर है कब? जब रूट्स अलग अलग हो। रियल एंड इक्वल कब? जब ये दोनों वैल्यू सेम हो। और ये कॉम्प्लेक्स कब? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी जो भी कहें, जब ये आइटा में चले जाए, रादर से d लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 वाला तो आपके कॉन्सेप्ट आपके काम का नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ भी इमेजिनरी पे नहीं पढ़ाई जाती। और इकोनॉमिक्स का वर्ल्ड रियल वर्ल्ड है, इमेजिनरी वर्ल्ड है? रियल वर्ल्ड। तो इसलिए रियल की बात हो सकती है, इमेजिनरी की बात नहीं हो सकती आपसे। तो इसमें आपको 2 सॉल्यूशन याद रखनी होगी, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट का और दूसरा रियल एंड इक्वल का। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है? हाँ लिखिए, सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लिखिए therefore fx इज इक्वल टू, इस रूट को हमने नेम दिया अल्फा और इस रूट को नेम दिया हमने बीटा। ठीक है, क्या लिखा आपने? सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देयरफॉर fx इज इक्वल टू a इंटू अल्फा रेस्ट टू x प्लस b इंटू बीटा रेस्ट टू x। ये आपको क्रैम करके रखना है रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, अल्फा कितना है मुझे बता दीजिए। तो लिख दिए 2 रेस्ट टू x। बीटा कितना है? तो हो गया 3 रेस्ट टू x। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बताइए क्या क्या वैल्यू है आपके पास? f ऑफ 0 क्या है? 0।
और एफ ऑफ 1 क्या है, तो एफ ऑफ 0 लिखिए। ये दो वैल्यूज क्यों दी गई है आपको, जल्दी बताइए क्यों दी गई है। जनरली दो आपके यहां कांस्टेंट है, इसलिए दो कांस्टेंट के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो उन्होंने एक और एफ ऑफ 0 दिया उन्होंने आपको, कितना 0, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, तो आपका हो गया a प्लस बी और ये 0 दिया हुआ, ये आपकी एक इक्वेशन होगी। एफ ऑफ 1 बताइए क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू बताओ। इन दोनों को ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो, b इज इक्वल टू माइनस ए रखना है, b इज इक्वल टू माइनस, b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। अरे ऐसे देखो, आप जो बोल रहे हो वो कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 और -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो आप कुछ चीज़ें तो तुरंत समझ सकते हो, इतना देर कितना लगता है आपको। अरे कुछ नहीं करना है, b इज इक्वल टू -a रख देना है, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। बिल्कुल सही, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था आपको, और a ऑब्वियसली -1, ठीक है। लिखे थे एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू a आपका -1 है, तो हो जाएगा -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर x, 2 था 3 था 2, और b क्या था 1, तो 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, तो एफ एक्स आपका हो गया -2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x। क्या पूछा गया था, एफ ऑफ 2, ये हो गया -4 प्लस 9 दैट इज 5। ये कब लगाएंगे, जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहां एक रिमार्क में लिखो, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, then fx is equal to a alpha raised to x, b beta raised to x। next real and equal, fx is equal to a प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू एक्स, एक ही रूट है इसलिए। और तीसरा क्या होता है, इमेजिनरी वाला आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इमेजिनरी छोड़ रहा हूं, नॉट अप्लीकेबल। आपके लिए अप्लीकेबल नहीं, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 12,
सेम पैटर्न का होगा, आप कर लेंगे। पहले इधर देखिए, एफ एक्स प्लस 2 है, ये बेसिकली ई स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया 4e प्लस 4, और एफ एक्स बार कर दो, तो मुझे बताइए ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 क्या देगा, इज इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से e माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स e माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि e माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4, और यही यहाँ वो लिखा हुआ है। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आएगी 2 और दूसरी भी आएगी 2, पक्का यही होगा ना, e की वैल्यू 2 और e की वैल्यू 2। तो मुझे ये रूट्स यहाँ क्या हुई, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होते ही आपको ये फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 रेस्ट बाय एक्स हो जाएगा, 2 रेस्ट बाय एक्स, a प्लस बी एक्स 2 रेस्ट बाय एक्स, पक्का। अब a और b की वैल्यू आपको निकालना है, उसके लिए उन्होंने आपको कंडीशन दे रखा होगा। क्या दे रखा है कंडीशन, f ऑफ 0 क्या है 0, तो f ऑफ 0 यदि 0 है तो ऑटोमेटिकली एक आपको वहां से आ जाएगा, f ऑफ 1 निकाल लीजिएगा, f ऑफ 10 निकाल लीजिएगा, फिर निकाल लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा e एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा e माइनस 1 एफ एक्स, और ये हो गया 2 एफ एक्स। तो बेसिकली आपकी ये हो गई e माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू 2, क्योंकि e रेस्ट टू माइनस 1 मीन्स 1 बाई, तो e माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये आपकी अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ भी मेरे हिसाब से रूट्स आपके रियल एंड इक्वल ही होंगे, क्योंकि आ जाएगा e माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, e की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आते ही आपको क्वेश्चन कर देना, कर लेंगे। नॉट अप्लीकेबल वाला पार्ट है ही नहीं, रियल एंड इक्वल फिर से आएगी। तो ये भी हो गए आपके सारे। तो मैंने आपको सारे टाइप बता दिए जितने टाइप की पॉसिबल थी, ठीक है। आज के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, बाकी आगे देखूंगा, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको कितने टाइप बताए, 4 टाइप। तो 4 टाइप में करीब मेरे पास अभी जो अपेरेंटली क्वेश्चन है वो 21 के आसपास है, ठीक है। यदि मैं इसकी सीक्वेंसिंग चेंज करूंगा और या कुछ ऐड करूंगा तो मैं आपको फर्दर इसमें ये कर दूंगा। तो ये 21 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।